युवा इंजीनियर अनुज शर्मा 11 दिसंबर 2022 की शाम को जयपुर में विद्याधर नगर के सेक्टर 2 स्थित लालपुरिया अपार्टमेंट के बाहर आया। इधर उधर नज़र दौड़ाई। अपार्टमेंट की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर उसकी डिग्गी खोली और उसमें से मिट्टी सनी बाल्टी और एक बड़ा सा सूटकेस निकाला। उन्हें लेकर वह अपार्टमेंट की लिफ्ट में घुस गया। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर उसने जेब से चाबी निकाली और फ्लैट में दाखिल हो गया। उस फ्लैट से कुछ समय बाद वह फिर से नीचे आया और पड़ोस की बिल्डिंग के बाहर एक वृद्ध महिला से बोला, आंटी, आपने ताई को देखा है क्या? क्या आपके पास ताई आई हैं? दोस्तों, अनुज क्यों पूछ रहा था अपनी ताई के बारे में और उसकी ताई कहाँ पर गई थी, ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से। और जब आप कहानी में लास्ट तक जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसी दिल दहला देने वाली एक साजिश सामने आती है। तो दोस्तों, कहानी आगे करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप अगर अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी है क्या। अनुज बोला, आंटी, ताई आपके पास आई हैं क्या? नहीं बेटा, नहीं तो। उन्हें तो मैंने सुबह से ही नहीं देखा। वृद्धा ने आश्चर्य से बोला, सुबह से नहीं देखा तो फिर कहाँ गई होंगी? अनुज चिंता जताते हुए बोला, तुम उनको फ़ोन कर लो, कॉलोनी के रिश्तेदारों से फ़ोन करके पूछ लो, वृद्धा बोली और अपने मकान की तरफ जाने लगी। आंटी, फ़ोन तो घर पर ही चार्जिंग में लगा हुआ है। वह दिन में 2-3 बजे मंदिर जाने का बोली थी। मैं तो सुबह का निकला हूँ और अभी लौटा हूँ। अनुज बोला, बेटा एक बार मंदिर के पुजारी से पूछ लो, वह वृद्धा जाते जाते बोल आई। उसके कहे अनुसार अनुज भी पहले पास के मंदिर में जाने की सोचकर मंदिर की ओर बढ़ गया। रास्ते में जो कोई जान पहचान का मिला उससे अपनी ताई के बारे में पूछ बैठता। उसकी ताई सरोज शर्मा करीब 65 साल की थी, बीमार चल रही थी। करीब 1.5 साल पहले ही अपने घर अजमेर से आकर देवर यानी अनुज के पिता बद्री प्रसाद के यहाँ रहने लगी थी। वह दिन में अक्सर मंदिर चली जाया करती थी, लेकिन घंटे 2 घंटे गुजार कर वापस लौट आती थी। अनुज को ताई सरोज शर्मा की तलाश करते करते शाम के 7 बजे से रात के 9 बज गए थे। घर में वह उस समय अकेला ही था। उसके पिता बद्री प्रसाद शर्मा और 30 वर्षीय अविवाहित छोटी बहन शिवी भी घर पर नहीं थे। वो एक दिन पहले ही रिश्तेदारी के सिलसिले में जोधपुर गए हुए थे। माँ अनुराधा देवी की 1.5 साल पहले कोरोना से मौत हो गई थी। ताई अजमेर में रहती थी। उनके पति राधेश्याम 3 बच्चों को छोड़कर 1995 में ही गुजर गए थे। उनमें 2 बेटियां और 1 बेटा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी एकदम तन्हा सी हो गई थी। दोनों बेटियां मोनिका और पूजा अपनी अपनी ससुराल में ही खुश थीं, जबकि बेटा अमित शर्मा कनाडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था और वह वहीं पर रह रहा था। सरोज अपने घर में अकेली ही रहती थी। हाँ, मोनिका के ससुराल अजमेर में थी, सो बीच बीच में हफ्ते 2 हफ्ते में वह उससे मिलने जुलने और हाल समाचार लेने के लिए आ जाया करती थी। बद्री प्रसाद पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए थे। उनका बड़ा बेटा अनुज 32 साल का और छोटी बेटी शिवी है। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वह अपनी अकेली रह रही विधवा भाभी सरोज शर्मा को अपने घर ले आए थे और इस तरीके से परिवार में सभी की ज़िंदगी मज़े से गुजर रही थी। सरोज बच्चों को अपने बच्चों की ही तरह लाड़ प्यार देती थी। कुछ घरेलू कामकाज में हाथ भी बटा देती थी और ऊंची नीच होने की स्थिति में बच्चों को डांटती भी रहती थी। उनकी छोटी बड़ी समस्या को सुलझाने में वह सहयोग भी करती थी। देवर और उनके बच्चे भी उन्हें काफ़ी प्यार करते थे और उन्हें अपनी माँ की ही तरह मान सम्मान भी देते थे। बद्री प्रसाद बेटे और बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहते थे। उनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। वह पहले बेटी की शादी करना चाहते थे। इस सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। बेटी शिवी के लिए इंदौर से एक रिश्ता आया था।
लड़के वालों ने इंदौर में लड़की दिखाने के लिए बुलाया भी था और इस कारण से वो शिवी को लेकर 10 दिसंबर 2022 को इंदौर चले गए। घर में अनुज और ताई ही थे। अनुज थोड़ा अलग मिजाज का था। कहने को तो वो इंजीनियर था, लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिलने के कारण अक्सर तनाव में रहता था। कभी वह एकदम गुमसुम बना रहता या फिर जब किसी बात की जिद पकड़ लेता तब उसे पूरा करते ही दम लेता था। ऐसे में कई बार उसके तेवर आक्रामक भी हो जाते थे। तब वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता और उसकी इस आदत से घर में सभी परिचित थे। लेकिन ताई की उसे काफ़ी परवाह थी और धार्मिक विचारों का भी था। 11 दिसंबर 2022 को ताई घर से कहाँ चली गई होगी, इसका अंदाज़ा पास पड़ोस में किसी को भी नहीं था। अनुज भी किसी ठोस जानकारी से नहीं पहुँच पा रहा था कि वह घर से कहाँ निकली होंगी, क्यों निकली होंगी, कहाँ जाने वाली थी और किससे मिलने जाना था, आदि आदि। पड़ोसियों को सिर्फ यही बता रहा था कि वह खुद घर से दिन में निकल गया था। ताई के घर पर नहीं होने पर अनुज व्याकुल हो गया। आखिर पड़ोसियों के बीच यही निर्णय लिया गया कि पुलिस में सरोज शर्मा के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवा दी जाए। रात के 10 बजे के करीब विद्याधर नगर थाने में सरोज देवी की गुमशुदगी की सूचना लिखवा दी गई। उसी वक्त उनकी बेटियां पूजा और मोनिका को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। मां के लापता होने की सूचना पाते ही दोनों बेटियां 12 दिसंबर को जयपुर आ गईं। तब तक अनुज के पिता और बहन भी इंदौर से वापस आ चुके थे। घर का माहौल उदासी और चिंता का बना हुआ था। जब तब आस पड़ोस के लोग आकर सरोज शर्मा से मिलने के लिए किसी सुराग के बारे में पूछ जाते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही थी। और इस तरीके से 2 दिन निकल गए। सभी काफ़ी चिंतित हो गए। घर के लोग किसी अनहोनी की आशंका से भी घिर गए थे। 13 दिसंबर 2022 को शाम के वक्त मोनिका ने देखा कि अनुज दीवार पर घिसता हुआ कुछ साफ कर रहा था। मोनिका उसके पास गई। उसने देखा कि दीवार पर कुछ लाल धब्बे थे, जिन पर अनुज डिटर्जेंट का झाग रगड़ रहा था। वह उस पर अंगुली लगाकर पूछ बैठी, अनुज, ये तो खून के धब्बे लगते हैं, दीवार पर कैसे आए? अरे दीदी, ये मेरे नाक के हैं। मैं नक्सीर से परेशान हो गया हूँ। आज ही दिन में नाक से खून निकल पड़ा था, हाथ में लग गया था। घबराहट के साथ अनुज बोला। अरे भाई, तू ठीक से इलाज क्यों नहीं करवाता है? कहकर मोनिका वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वह दोबारा उस दीवार के पास आई जहाँ अनुज ने सफाई की थी। वहाँ खून के कई छोटे बड़े साफ किए गए निशान थे। वह उलझन में पड़ गई कि नक्सीर में इतना सारा खून निकला है और वह भी सर्दी में। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि अनुज से इस बारे में पूछने पर वह घबरा क्यों गया था। उस वक्त उसके चेहरे का रंग सफ़ेद क्यों पड़ गया था। अपने मन की बात उसने शिवी को भी बताई। शिवी ने अनुज की नक्सीर वाली बात सिरे से इनकार कर दी। वह यहाँ तक बोली कि ऐसा अनुज को किसी भी बीमारी के बारे में पहली बार सुनने को मिला है। शिवी को भी अनुज की नक्सीर वाली बात हजम नहीं हुई। वह अनुज के पागलों जैसे तेवर और उसकी आदतों से परिचित थी। कई बार उसने उसे काफ़ी तनाव में भी देखा था और उसकी अनर्गल बातें भी सुनी थी। उससे वह न केवल आत्महत्या की बातें करता था, बल्कि उसकी डेट भी निर्धारित कर देता था। उसकी बातों को वह मजाक में हमेशा टाल दिया करती थी। किंतु मोनिका की बात सुनकर वह भी चौंक गई। मन तो नहीं मान रहा था, फिर भी सोच में पड़ गई कि कहीं अनुज ने ताई के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तुरंत अपने मन को समझाया, नहीं, उसका भाई ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो धार्मिक विचारों का भी है। मंदिरों के कीर्तन और दूसरे धार्मिक समागम में भी शामिल होता रहता है। जयपुर के अलावा दिल्ली के धार्मिक संस्थानों से भी वह जुड़ा हुआ है। फिर भी उसने एक बार उससे पूछने की हिम्मत जुटाई। शिवी ने अपनी ताई के बारे में अनुज को कुरेद दिया। अनुज पहले तो शक पकाया, सिर्फ इतना ही बताया कि जब वह इंदौर गई हुई थी, उस रोज़ ताई से थोड़ी बकझक जरूर हुई थी। ताई के डांटने पर वह नाराज़ होकर घर से चला गया था। शिवी ने दीवार पर लगे खून और नक्सीर की बात पूछी। उसके जवाब में अनुज ने स्वीकार कर लिया कि नक्सीर की बात गलत है, लेकिन उसने एक नई बात बताई और वह सुनकर शिवी भी चौंक पड़ी।
उसने बताया कि वह जिस रोज़ पापा के साथ इंदौर गई हुई थी उसी रोज़ ताई से तू मैं हो गई थी। तब बात बहुत बढ़ गई और उन्होंने मारने के लिए उस पर हाथ उठा लिया। तब उसने बचाव करते हुए ताई को धक्का दे दिया था और इसी धक्के के चलते ताई का सिर दीवार से टकरा गया था। उनके सिर से खून भी निकल आया था और इसके बाद वह उसी वक्त घर से चली गई थी। अनुज ने बताया कि उसके थोड़ी देर बाद ही वह भी घर से चला गया था। वापस लौटने पर उसने दीवार पर खून के धब्बे देखे जो सूख चुके थे। उसे ही साफ करते हुए मोनिका ने देखा था। शिवी को अनुज की बात न जाने क्यों अधूरी और कुछ छिपाने जैसी लगी कि ताई के साथ जरा सी बात पर उसने आखिर जोर का धक्का क्यों मारा होगा। ताई तो अक्सर उसे किसी न किसी बात पर समझाती रहती थी, उसकी आदतों को सुधारने की कोशिश में लगी रहती थी। डांटती जरूर थी लेकिन माँ की तरह प्यार दुलार भी करती थी। शिवी ने अनुज की कहानी पापा को बताई। साथ ही उसने आशंका जताई, पापा कहीं अनुज ने ताई का मर्डर तो नहीं कर दिया? वह सनकी तो है ही। अरे नहीं, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। वह समझदार है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, ताई को माँ की तरह मानता है। हाँ, माँ के निधन के बाद थोड़ा दुखी जरूर रहता है। माँ के जाने का गम भुला नहीं पाया है। बद्दी प्रसाद बेटी को समझाते हुए बोले। लेकिन पापा, उसने मोनिका दीदी को कुछ और मुझे कुछ और बताया है। शिवी ने तर्क किया। तुम कहती हो तो मैं उससे कल दिन में पूछूंगा। यदि इसमें जरा सा भी मुझे शक हुआ तो मैं उसे कानून के हवाले करने से पीछे नहीं हटूंगा, बद्री प्रसाद बोले। शिवी का अनुज पर शक बना हुआ था और इसी तरह मोनिका ने भी जब से अनुज को दीवार पर खून के धब्बे साफ करते हुए देखा तभी से उस पर संदेह करने लगे थे। उसके दिमाग में भी एक ही विचार बार बार आ रहा था कि कहीं अनुज ने उसकी माँ को मार तो नहीं डाला और वह है ही पागल इंसान। परिवार में सभी के मन में अनुज के प्रति शक का कीड़ा दौड़ने लगा। इसका कारण भी था कि 5 दिन बीत जाने के बावजूद लापता सरोज शर्मा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच मोनिका की बहन पूजा भी अपने ससुराल से अजमेर पहुंच चुकी थी। उसकी नज़र अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसने इसकी जांच करवाने के लिए पुलिस को कहा। उससे पहले उसने 11 दिसंबर की फुटेज देखी। उसमें अनुज शाम को बाल्टी और सूटकेस लेकर आता हुआ दिखाई दिया। यह बात उसने सिर्फ अपनी बहन मोनिका को बताई और अगले रोज़ 16 दिसंबर को दोनों बहनें विद्यानगर थाने जाकर एसएचओ वीरेंद्र कुरील से मिली और नए सिरे से जांच करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने अपनी मां की हत्या की आशंका जताई। चचेरे भाई अनुज शर्मा को बुलाकर उससे पूछताछ करने की विनती की। कारण जिस दिन उनकी मां लापता हुई थी उस दिन घर में केवल अनुज ही था। इस शिकायत को एसएचओ ने गंभीरता से लिया और एक कांस्टेबल को उनके घर भेजकर सीसीटीवी का फुटेज मंगवा लिया। सरोज शर्मा की गुमशुदगी के एक दिन पहले से लेकर बाद के 2 दिनों तक के फुटेज खंगाले गए। उसमें अनुज के कई संदिग्ध फुटेज दिखे जो 11 दिसंबर के थे। वह दिन में सूटकेस और बाल्टी लेकर घर जाता हुआ और शाम को उसी सामान के साथ आता भी दिखा। इस तहकीकात में करीब 2 दिन और निकल गए। तब तक अनुज हरिद्वार में चल रहे अपने इलाज की बात बताकर चला गया। उसका घर से जाने पर मोनिका और पूजा के संदेह और बढ़ गया। इधर एसएचओ कुरील ने अनुज को थाने बुलवाया, लेकिन उसके वहाँ नहीं होने पर भी उस पर उनको भी शक होने लगा। खैर, पुलिस देर किए बिना घर वालों को लेकर हरिद्वार पहुँच गई। वहाँ अनुज नहीं मिला, लेकिन छानबीन के बाद उसके वहाँ से दिल्ली जाने की जानकारी जरूर मिली और आखिरकार मोबाइल सर्विलांस की मदद से पुलिस अनुज तक पहुंचने में सफल हो गई। विद्यानगर थाने में एसएचओ कुरील और एसआई राजवीर सिंह ने अनुज से गहन पूछताछ की। उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया और पूछताछ का सिलसिला करीब 6 घंटे तक चला। इस बीच अनुज तरह तरह की कहानियां बताकर पुलिस को उलझाता रहा और आखिरकार वह घुमावदार बातों में खुद ही उलझ कर रह गया। उसके मुंह से अनायासी ताई की हत्या की बात तब निकल गई जब पुलिस ने उसके धार्मिक होने का मनोवैज्ञानिक दबाव डाला।
उसने बताया कि ताई की हत्या कर लाश के टुकड़े जंगल में फेंक दिए गए हैं। हत्या का जुर्म कबूल करने पर अनुज के खिलाफ सरोज देवी की हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अजमेर दिल्ली रोड स्थित जंगल में 3 जगह से सरोज देवी की लाश के 8 टुकड़े बरामद कर लिए, जो मिट्टी के नीचे दबाए गए थे। उन्हीं में सरोज देवी का सिर भी शामिल था। पुलिस की FSL टीम ने उनकी जांच की और इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। पुलिस को उसने ताई की हत्या का जो कारण बताया वह बेहद ही साधारण था, लेकिन उसके चलते कोई इंसान इतना खूंखार और आक्रामक बन सकता है, यह पुलिस के लिए भी हैरानी में डालने वाली बात थी। उसके मन की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मनोचिकित्सक को बुलाया और उसकी मेडिकल जांच करवाई। अनुज ने ताई की हत्या की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार निकली। बद्दी प्रसाद अपनी बेटी शिवी के लिए रिश्ता तय करने के सिलसिले में 10 दिसंबर 2022 की शाम इंदौर चले गए थे। अगले रोज़ 11 दिसंबर को करीब 10 बजे सुबह ताई सरोज शर्मा घर में अकेली थी। वह कुछ पका रही थी। अनुज बाथरूम से निकला और उनसे बोला, ताई जल्दी से कुछ पकाया है वही दे दो, अभी मुझे दिल्ली जाना है। अभी क्यों? बद्री को तो आ जाने दो और मैं घर पे अकेली रहूँगी, सरोज बोली। नहीं ताई, वहाँ आज ही मुझे एक कीर्तन सभा में शामिल होना है, फ़ोन आया है, फिर वहाँ से भागवत कथा में देहरादून जाना होगा, अनुज बोला। नहीं जाना वहाँ बेटा, तुम अपने काम पर ध्यान तो देते नहीं हो और इधर उधर कीर्तन भजन करने में लगे हो, उससे तुम्हारा भविष्य नहीं बनने वाला। तुम्हारी उम्र भजन कीर्तन की नहीं है। इंजीनियर हो, अपने फील्ड में अच्छा काम ढूंढो, एक जगह टिककर काम करो, करियर बनाओ, सरोज बोलती चली जा रही थी, जबकि उनकी किसी बात का अनुज पर असर नहीं हो रहा था। वह एक ही रट लगाए हुए था कि दिल्ली जाना है तो बस जाना है। ताई के एक एक शब्द उसके कानों में तेजाब की तरह लग रहे थे। असल में उसने दिल्ली जाने के लिए ताई से कुछ पैसे मांग लिए थे। घरेलू खर्च का हिसाब किताब ताई ही रखती थी और इसी पर वह विफर गई। उन्हें पता था कि अनुज का दिल कामकाज में नहीं लगता है। वह धार्मिक संस्थानों से जुड़कर अपना भविष्य चौपट करने में लगा हुआ है। इधर उधर समय गुजारता रहता है और दोस्तों के बीच में पैसे खर्च करता रहता है। नाराज सरोज शर्मा ने यहाँ तक कहा कि घर पर रहकर काम करो और अपनी गृहस्थी बसाओ, मैं खर्च नहीं देने वाली हूँ। इस पर अनुज गुस्से में आ गया और उसने बोला, पैसे तुम्हारे नहीं हैं, मेरे पापा के हैं। इस पर सरोज भी गुस्से में बोल पड़ी, पापा के हैं इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसे तुम उड़ाते रहो। घर में 50 तरह के खर्च हैं, बहन की शादी भी होनी है। इतना कहना था कि अनुज तमतमा गया। बिफरता हुआ गुस्से में कमरे में रखा लोहे का बड़ा हथौड़ा उठाया और आगे पीछे सोचे बगैर ताई के सिर पर दे मारा। उसने हथौड़े से 1-2 नहीं बल्कि दनादन 4-5 वार कर दिए। साथ ही बड़बड़ाता रहा, देखता हूँ कैसे नहीं पैसे देगी, मेरे ही पैसे पर कुंडली मारना चाहती है। इससे सरोज शर्मा बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई और वहीं निढाल होकर गिर पड़ी। अनुज जमीन पर गिरी ताई के खून से सने सिर को एकटक निहारने लगा और कुछ देर तक बुत बना रहा। फिर उसने ताई की नाक के पास उंगली ले जाकर देखा कि उनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। यह देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। ताई की लाश को पिता और बहन के आने से पहले ठिकाने लगाने की सोचने लगा। अचानक उसे दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस याद आया, जिसकी लाश को 35 टुकड़े में काटकर दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया गया था। फिर क्या था? उसके दिमाग में बिजली कौंध गई। वह तुरंत ताई की लाश को रसोई से घसीटकर बाथरूम में ले गया। उसे बाहर से बंद खून लगे अपने कपड़े बदले और फ्लैट को लॉक करके बाजार चला गया। वहाँ से एक बड़ा चाकू खरीद कर लाया और लाश के टुकड़े करने लगा, किंतु ऐसा कर नहीं सका। वह फिर वापस बाजार गया और सीकर रोड स्थित हार्डवेयर की दुकान से 1500 रुपये में मार्बल कटर खरीद कर लाया। कटर से ही उसने शव के 10 टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े पानी में डालकर नाली में बहा दिए। कटे हुए बड़े टुकड़ों को ट्रॉली बैग के सूटकेस में पैक कर लिया और बचे हुए टुकड़े बाल्टी में भरकर पॉलीथिन से ढक दिए। पूरी तैयारी के साथ शव को ठिकाने लगाने के लिए
लिफ्ट के जरिए दोपहर करीब 2:45 बजे तीसरी मंजिल से पार्किंग में आया। नीचे उसकी कार खड़ी थी। सूटकेस कार की डिग्गी में डाला और बाल्टी ड्राइविंग सीट के बगल में रख ली। गूगल मैप के सहारे जयपुर दिल्ली हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर जंगल की तरफ निकल गया। घने जंगल के किनारे उसने कार रोकी। एक हाथ से ट्रॉली बैग खींचते हुए और दूसरे हाथ में बाल्टी लेकर जंगल के भीतर करीब 200 मीटर चला गया। वहीं उसने कहीं पर सिर तो कहीं पर शव के दूसरे हिस्सों को जमीन के नीचे दबा दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद अनुज सूटकेस और बाल्टी लेकर घर वापस आ गया। उसने रसोई और बाथरूम में जमीन पर फैले खून को वॉशिंग पाउडर से रगड़ रगड़ कर साफ किया। तब तक शाम हो चुकी थी। अंधेरा नहीं हुआ था। वह पूरी तैयारी के साथ अपने फ्लैट के नीचे आया और आसपास जो कोई भी दिखा उनसे ताई के बारे में पूछने लगा। इस तरह से उसने पूरे मोहल्ले में यह बात बता दी कि उसकी ताई कहीं गुम हो गई हैं और उनकी तलाश के लिए विद्यानगर थाने जाकर शिकायत भी दर्ज करवा दी। इस तरह से बीटेक की पढ़ाई करने वाले अनुज ने एक जघन्य अपराध कर दिया। पूछताछ में अनुज ने बताया कि ताई कैंसर की मरीज थी और वह उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं करता था, लेकिन उनकी टोका टाकी से वह तंग आ चुका था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने पर अनुज को एक जॉब भी मिल गई थी, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगा और उसने इस्कॉन मंदिर में दीक्षा ले ली। यह करीब 9 साल पहले की बात है और उसके बाद वह ज़्यादा समय आध्यात्म में लगाने लगा। ताई सरोज शर्मा इसी बात को लेकर परेशान रहती थी कि कहीं वह आध्यात्म और धर्म के चक्कर में पड़कर परिवार से कट ना जाए। माँ की मृत्यु का उसके दिमाग पर बेहद ही गहरा असर हुआ था। उसने कई बार अपनी बहन शिवी को बताया था कि उसकी 37 साल में मृत्यु होने वाली है। अगर उसकी मौत नहीं हुई तो वह सुसाइड भी कर सकता है। इस पर उसकी बहन हंसकर टाल देती थी। ताई की हत्या की घटना के बाद शिवी ने भी पुलिस को बताया कि अनुज काफ़ी समय से मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। वह अक्सर बताता था कि उसे रात को नींद नहीं आती। एक घटना के बारे में शिवी ने बताया कि करीब 6 माह पहले उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से तब बंद कर दिया जब वह लैपटॉप पर काम कर रही थी। कमरे के बाहर अनुज और पिता की तेज़ आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब पिता ने दरवाज़ा खोला तब उसने देखा कि अनुज केरोसिन तेल से नहाया हुआ था। वह बार बार आत्महत्या की बातें कर रहा था और उसे रोज़ किसी तरह संभाला जाता था। अनुज के बारे में ली गई तमाम जानकारी के बाद पुलिस ने उसका इलाज किसी अच्छे मनोचिकित्सक से करवाने की सलाह दी। उससे डीसीपी पारिस देशमुख ने भी पूछताछ की, जिसमें मालूम हुआ कि कैंसर से पीड़ित सरोज शर्मा के इलाज के लिए उसका बेटा कनाडा से पैसे भेजता था और उसी में से वह अनुज को खर्च आदि के लिए भी पैसे दे देती थी। बद्री प्रसाद अपने बच्चों के साथ उनका इलाज करवा रहे थे। सभी तरह की तहकीकात पूरी हो जाने के बाद 26 दिसंबर 2022 को अनुज को कोर्ट में पेश कर दिया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया। साथ ही उसकी मनोचिकित्सक से इलाज करवाने की सलाह भी दी गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कितनी दिल दहला देने वाली कहानी है कि सिर्फ थोड़े से पैसे मांगने के चक्कर में एक कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज आपका कोई कमेंट्स नहीं है तो कल के वीडियो में आपके कमेंट्स और मेरा जवाब होगा। तो कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।